देखिए बच्चों, कल की अगर हम क्लास की बात करें तो कल की क्लास में हमने निकाला था किसी भी कंडक्टर पे, किसी भी कंडक्टर के ऊपर यानी फोर्स हमने निकाला था। तो वो फोर्स कितना था, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यानी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स होता था वो कितना होता था, आई एल बी साइन थीटा। यानी आई क्या होता था, उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट, एल उस कंडक्टर की लेंथ होती थी और बी होता था मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा एल और बी के बीच का जो एंगल होता था ये हमने कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, इसके अलावा हमने पहले भी फोर निकाला था, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता था वो हमने निकाला था F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। यानी उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, v उस चार्ज की वेलोसिटी, और b क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने लास्ट में बात की थी। और कल की क्लास में हमने फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, और राइट हैंड पाम रूल है, उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए थे। अब देखिए वो होते क्या है, उनके बारे में एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और वो क्या काम आता है और उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से जो राइट हैंड पाम रूल है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो किस हम कैसे यूज में लेते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने जो नियम बनाए अभी तक, ठीक है ना, उनके बारे में एक तो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ाया था। ठीक है, याद हो तो आपको कि राइट हैंड थंब रूल आप बता सकते हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर, ठीक है, अगर जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो जो फिंगर की कर्ल्स है, फिंगर का जो रोटेशन है वो किसको डिनोट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। ये होता था राइट हैंड थंब रूल। ठीक है ना, तो राइट हैंड थंब रूल आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि अगर किसी भी स्ट्रेट वायर के अंदर जो फिंगर है, फिंगर का कर्ल्स अगर सॉरी जो थंब है वो करंट को डिनोट करता है तो जो फिंगर्स का कर्ल्स है वो किसको डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर, ये तो एक स्ट्रेट वायर की वजह से हम कैलकुलेट करते थे। इसके अलावा हमने एक स्नो रूल भी पढ़ा था, आपको याद हो तो, स्नो रूल, ठीक है, यानी इसी को आप एम्पियर लॉ भी बोलते हैं। स्नो रूल को ही हम किस नाम से बोलते थे, एम्पियर लॉ से। स्नो रूल क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर, ठीक है ना, साउथ से लेकर साउथ से और नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है ना, करंट फ्लो हो रहा है। यानी यहाँ पे हमने मान लिया कंपास नीडल रखी है इस तरह से, ये इसका साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, किसी भी कंडक्टर वायर में अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो किसी भी मैग्नेटिक कंपास के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, और वायर है वो उसके ऊपर रखा हुआ है तो वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। ये भी हमने निकाल लिया। इसके अलावा हमने एक नियम और पढ़ा था कि जो मैक्सवेल कोर्कस्क्रू लॉ, ठीक है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के काम आता है। अब देखिएगा जो हमने कल नोट्स प्रोवाइड कराए थे उसके अंदर हमने लिखा था कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, देखिएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, एक बार मैं बताता हूं आपको कि जैसे अगर, ठीक है, आपका जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड का जो थंब है, फर्स्ट फिंगर है, और ये जो सेंट्रल फिंगर है, ठीक है ना, थंब है, इसको फोर फिंगर भी बोलते हैं, ठीक है, फोर फिंगर और जो सेंट्रल या मिडिल फिंगर है, अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इस तरह से हम स्ट्रेच करेंगे उनको, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। अगर
सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन को डिनोट करती है। ध्यान रखना, सेंट्रल फिंगर अगर करंट की डायरेक्शन को डिनोट करती है, मिडिल फिंगर सॉरी ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करती है, तो जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी आप देखिएगा इस तरह से, ये जैसे आपका थंब है, ठीक है, आपके थंब है, इसके अलावा ये हो गया आपका फोर फिंगर हो गया, और ये जो है आपकी मिडिल फिंगर। ठीक है, ये फोर्स को डिनोट करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट। अब इसको देखो बोलना कैसे, ये थोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफ थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए ईच अदर, एंड सेंट्रल फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट, four finger denote the direction of magnetic field, then thumb will represent the direction of a force, or we can say that thumb will represent the direction of a motion। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, करंट को पहले बोलना है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब को सबसे लास्ट में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहता है, इफ सेंट्रल फिंगर, ठीक है, आप सीधा याद रखिए ये सेंटर पे होती है, क्योंकि इसके इधर भी दो होते हैं और इधर भी दो, ये सेंटर पे होती है, तो C4 करंट आप याद रखिए, सेंटर से C4 करंट। तो ये वाली जो किसको डिनोट करेगी, हमेशा करंट की डायरेक्शन को, ये वाली है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करेगी, तो थंब है वो किसको डिनोट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। ये ध्यान रखना, यही सीक्वेंस होना चाहिए। यानी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको प्रॉपर नोट्स में से लिखना है, मैं कल प्रोवाइड करा दिया हूँ। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि 1 तारीख से यानी 1 सितंबर से आपकी स्कूल ओपनिंग हो रही है। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, तो जब तक शायद आपके 5 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है ना, 5 चैप्टर हो जाएंगे, तो पांचों चैप्टर के आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। ये नहीं कि आप उठा के आ जाए घर से बैग और पता लगे यहाँ पर 1-2 चैप्टर भी नहीं कर रखे। अभी कुछ दिन बच्चे आए थे, तब भी मैंने देखा था कि काफी बच्चे थे, उन्होंने वर्क नहीं कर रखा अपना कंप्लीट। तो स्कूल में अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप अपना बैठ के वर्क कीजिए कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पीछे का चैप्टर में दिक्कत है तो फिर आपको आगे के जो चैप्टर में उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा हम बात करते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, ठीक है, ये भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के काम आता है। ठीक है ना, यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फोर्स। आपसे पूछा जाए कि राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो किस काम आता है, तो आप बोल सकते हैं कि दोनों ही रूल है वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की जो डायरेक्शन होती है उसको कैलकुलेट करने के काम आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि अगर जो आपका राइट हैंड है, अगर इसकी जो फिंगर्स है, ये जो फिंगर्स है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है, जैसे इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये फिंगर्स है अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है, और जो थंब है वो किसी भी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो ये जो पाम है इसका जो परपेंडिकुलर है आउटवर्ड साइड का जो परपेंडिकुलर है वो किसको डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, यानी जो फिंगर्स है अगर फिंगर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है और थंब है आपका वो फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो राइट हैंड पाम रूल का ये जो परपेंडिकुलर है, ये पाम है इसका ये जो परपेंडिकुलर है ये किसको डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो एक बार बताइए मुझे कि आपको समझ में आया कि नहीं। इसके नोट्स हमने कल प्रोवाइड करा दिए, अभी हम इन दोनों लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे इनका कि कैसे कैसे यूज किया जाता है, कैसे फोर्स हम निकालेंगे। उस टाइम मैं पूछूंगा आपसे कि हमने कैसे फोर्स निकाला,
तो एक बार बताइए मुझे कि किसी को दिक्कत है इन दोनों रूल में? दोनों ही रूल क्या काम आते हैं? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के काम आते हैं। चलो ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। फोर्स बिटवीन फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। यानी दो पैरेलल वायर है आपके पास, उनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो सेम डायरेक्शन में करंट हो, अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि लेकिन करंट की डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसके बारे में बात करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं द एम्पियर। इसी को किस नाम से बोलते हैं? हमें द एम्पियर के नाम से भी बोलते हैं। यानी फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, इसी का दूसरा नाम क्या है? द एम्पियर। यानी यहाँ से एक एम्पियर की डेफिनेशन निकल के आती है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिफाइन वन एम्पियर, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा समझने की कोशिश करना, बिल्कुल इजी है, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको कि दो पैरेलल वायर, मान लीजिए कि आपके पास एक वायर ये है, मान लीजिए ए बी वायर है, इनफिनाइट लेंथ का है, और एक दूसरा वायर ये है, हमने मान लीजिए ये वायर सी। ए बी और सी डी, ठीक है, दिख रहा होगा सभी को। ये दो वायर है, और मान लो कि ये दोनों एक दूसरे से बी डिस्टेंस पर प्लेस है। यानी इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? बी है, ठीक है। बी क्या हो गया? उन दोनों वायर के बीच का सेपरेशन। हम बात करते हैं करंट की, ठीक है। मान लो कि इस वाले वायर में, फर्स्ट वाले वायर में करंट है I1 फ्लो हो रहा है, और इस वाले वायर में करंट कितना है? I2 फ्लो हो रहा है। क्लियर? दोनों ही वायर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। यानी दोनों में क्या है? करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर? अब देखिएगा इन दोनों वायर के, आपको पता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है? एक मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है? जनरेट होता है। यानी जब हम इस वायर में करंट I1 फ्लो करा रहे हैं, तो इस वायर के अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है किसी भी दूसरे करंट कैरिंग वायर को दूसरे करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स डिपेंड करता है कि अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा। वो किस पर डिपेंड करता है? इस दूसरे वायर के अंदर फ्लो होने वाले करंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसकी मैं पहले एक बार लैंग्वेज लिख देता हूँ कि कंसीडर पैरेलल वायर ए बी एंड सी डी प्लेस्ड एट डिस्टेंस। मान लेते हैं कि जो ए बी और सी डी है वो कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? बी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। करंट I1 and I2 is flowing in same direction in AB and CD respectively, ठीक है ना। यानी
दोनों वायर है ए बी और सी डी, ये पैरेलल रखे हुए हैं डी डिस्टेंस पर, और इन दोनों वायर के बीच में जो करंट है सॉरी दोनों वायर के अंदर जो करंट है वो I1 और I2 क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा वी नो दैट फोर्स ड्यू टू ए बी, force due to AB at point at distance B। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हमने लिखा है कि दोनों वायर हैं वो डी डिस्टेंस पे रखे हुए, उन दोनों के बीच में करंट I1 और I2 फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो I1 वायर है इसकी वजह से, ये I1 वायर है इसकी वजह से डी डिस्टेंस पर, ठीक है, इस डी डिस्टेंस पर फोर्स कितना होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, और उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो इस वायर AB की वजह से हम डी, यहाँ पर इस दूसरे वायर के ऊपर हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे B1। ठीक है, दिख रहा होगा आपको B1, ये B1 है, यानी फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम V1 मान लेते हैं, दूसरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम क्या मान लेंगे, V2। तो देखिएगा ये फर्स्ट वायर जिसके अंदर करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से डी डिस्टेंस पर कोई दूसरा वायर B है, उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है ना, यानी इस वायर से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये बताएंगे आपको। ठीक है, मुझे ये बताइए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इसको हम मान लेते हैं x पॉइंट है और ये पॉइंट इधर y है, मुझे x और y दोनों के ऊपर, ठीक है ना, या फिर आप इसको x y का मानते कि ये r मान लेते हैं और ये s। आप मुझे बताइए इस वायर AB की वजह से R पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, और S के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर होगी, एक बार बताइए जल्दी से सभी, आपको अप्लाई करना आता है कि नहीं। ठीक है, केवल मैं क्या पूछ रहा हूँ इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, जल्दी से बताइए सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। ठीक है ना, अरे कौन सा नियम लगाएंगे डायरेक्शन निकालने के लिए, किसी भी स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो होता है तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा रूल लगाएंगे, जल्दी बताइए। राइट हैंड थंब रूल, वेरी गुड। एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ, ठीक है वो भी सही है। ठीक है ना, पर यहाँ तो सीधा राइट हैंड थंब रूल लगा लेंगे ना हम। गुंजन बोल रही कि एम्पियर लॉ, ठीक है ना, तो बताइए मुझे जल्दी से डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन बताइए जल्दी से। देखो ठीक है ना, देखो इस वायर के अंदर, ठीक है ना, करंट ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है ना, करंट कैसे चल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो थंब है वो हमारा करंट की डायरेक्शन में रखा, देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होगा, इनवर्ट में होगा ना, भी आपकी फिंगर है वो एस के लिए कैसे होंगी, इस तरह से अंदर जाएंगी और सॉरी आर के लिए अंदर जाएंगी और एस से बाहर लिए आएंगी, यानी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से अंदर जाएंगी और यहाँ से बाहर की तरफ आएंगी, यानी इस तरह से क्या होगा मैग्नेटिक, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इनवर्ड में होगी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाती है आपसे, वो कैसे होगी, आउटवर्ड में होगी। क्लियर, तो यानी यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं इसको,
यानी जो वायर I2 है उसके ऊपर इस वाले फर्स्ट वायर AB की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड में, यानी इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? किधर लगेगा, इनवर्ड, ठीक है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये वायर है, करंट कैरिंग वायर की वजह से जो R डिस्टेंस या D डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, वो बता सकते हैं आप? देखिएगा, तो इसको D की जगह R ले लीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो अरे D की जगह क्या लेते हैं, R, ठीक है, क्योंकि हमने R डिस्टेंस पे कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AB at R distance, इस वायर AB की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू जीरो आई अपॉन 2πr। यही होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड R डिस्टेंस पर, हम निकाल चुके हैं म्यू जीरो आई अपॉन 2πr। ये क्या होता है, यानी इस वायर की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू जीरो आई अपॉन 2πr। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। पहले वायर की वजह से दूसरे वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू जीरो आई अपॉन 2πr। अब देखिएगा, यानी इस वायर के अंदर क्या हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब हम निकालते हैं यहाँ पर फोर्स, ठीक है। तो देखिएगा, फोर्स ऑन CD वायर विल बी, CD वायर के ऊपर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F21 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, F21 का फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू 1, समझ रहे हैं आप? F21 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू 1। ये कितना हो जाएगा, देखिएगा, किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, I L B साइन थीटा। ये होता है, हमने कल ही निकाला था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स होता है वो ILB साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब I क्या होता है, उस वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट है। तो देखिए, इस वायर के अंदर निकाल रहे हैं हम सेकंड वाले, इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2। अब देखिए, L हम यहाँ पर तो इनफिनाइट लेंथ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम क्या ले रहे हैं, L ले रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर इनफिनाइट लेंथ होती है तो फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी, यानी हम फोर्स तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो हम क्या लेते हैं, इसकी लेंथ, यानी हम मानते हैं कि इस लेंथ की वजह से, कितनी लेंथ मानते हैं, ये कितनी लेंथ है, एल लेंथ है, इसके ऊपर हम फोर्स निकाल लेंगे। जो एल लेंथ है उसके ऊपर फोर्स निकाल लेंगे, तो वो कितना हो गया, एल और बी। अब बताइए मुझे बी कौन सा है, यहाँ पे यहाँ के ऊपर जो बी है ये तो B1 है ना, इस वाले वायर की वजह से दूसरे वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो तो कौन सा है, B1 है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, B1। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि दूसरे वायर पर फर्स्ट वायर की वजह से इस वायर के ऊपर, इस वायर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, ILB साइन थीटा, यानी I तो इस वायर में कितना है, उस वाले वायर पे निकाल रहे हैं हम, उसी का करंट लेते हैं। I2 हो गया, L उसकी लेंथ, और B यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो एक्चुअली किस वायर से हो रहा है, इस वाले वायर से, यानी B1 हो गया, साइन थीटा। अब देखिएगा, साइन थीटा ये जो L और B के बीच का एंगल होता है, L और B के बीच का जो एंगल है, देखिए B किधर है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, B किधर है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, मैंने यहाँ पे ऐसे इनवर्ड दे दिया। और जो L है वो क्या है, इसके ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, B इनवर्ड में है ऐसे, और L क्या हो गया, परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ जा रहा है L। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो थीटा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। एक्चुअल फॉर्मूला तो ILB साइन थीटा होता है ना, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी यहाँ से
फोर्स ऑन टू U21 इक्वल टू I2 L V1। अब देखो V1 की वैल्यू मैं यहां से रख दूं। V1 कितना है आपके पास, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। तो sin 90 कितना होता है, 1 होता है। ये बच्चों आपके पास फोर्स आ गया कितना, इसको मैं इधर लिख देता हूं। तो फोर्स, एक मिनट, ठीक है। तो फोर्स और पर यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ दिख रहा होगा आपको, ये कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, F21, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन ठीक है। तो देखिएगा फोर्स कितना हो जाएगा, I2L, तो पर यूनिट लेंथ के लिए हम L से डिवाइड कर देंगे इसको, ये L से क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, म्यू म्यू 2 हो गया, सॉरी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, ये हो गया इसके अंदर फोर्स, ठीक है। अब देखिएगा तो मैं इसको L को लिख देता हूं, पर यूनिट लेंथ का L से L कट जाएगा, तो F ऑन 21 इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से, और जल्दी से बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं एक बार, या फिर दोबारा से एक बार बताना है, फिर से जल्दी बताइए। आ गया ही नहीं समझ में? गुंजन वगैरह बाकी और बच्चे कहाँ हैं? जतिन के अलावा और किसी का मैसेज नहीं? अंजलि, भूपेश, धीरज, ये तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? नेहा, नीसू, याना, सोनू, गुजर, तुम्हें समझ में नहीं आएगा इसे, या रिप्लाई दिया करो यस या नो, जो भी है। तो देखिएगा आपको मान लेते कि डी बार डिस्टेंस आर है, उनके बीच में करंट I1 I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा तो मान लेते कि इनके एडी और सीडी है, आर डिस्टेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पे फोर्स निकालेंगे I L साइन थीटा, तो यहाँ से हमने जो वैल्यू है V1 की वैल्यू यहाँ पे रख दी। पर यूनिट लेंथ का फोर्स हमेशा पर यूनिट लेंथ का ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनाइट वायर का तो हम निकाल नहीं सकते, तो पर यूनिट लेंथ का फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिएगा इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, तो अब आपको देखिएगा जब निकालेंगे हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस वाले वायर के ऊपर इस वाले वायर की वजह से फोर्स जब निकालेंगे वो भी सेम इतना ही आएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, सेम रहेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना कि दोनों जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा, क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस सेम है। और देखिए ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्शन निकालेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, उसके बारे में बात करें। अब देखिएगा यहां पर फोर्स की डायरेक्शन जब निकालेंगे तो देखिएगा उसके लिए हम डायरेक्शन, तो मैं इसको निकाल लेता हूं, यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पे कैसे, ये V1 है और ये V2 है, इस वाले की वजह से। अब देखिएगा
एक मिनट। अब देखिए एक बार फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो इस वायर पे, इस वायर से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड V1 जनरेट हो रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। देखिए हम किससे निकाले थे, राइट हैंड पाम रूल से निकाल लीजिए या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लीजिए। आप राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि जो फिंगर्स है उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ड है। हम है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो करंट देखिएगा अपवर्ड डायरेक्शन में है, इधर करंट कैसा है, अपवर्ड में। तो फोर्स है वो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। फोर्स किधर आएगा, ये पाम है इसका परपेंडिकुलर किधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया फोर्स, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये इधर डायरेक्शन में हो गया। इस वायर के लिए आते हैं तो देखिएगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अपवर्ड में होगा, क्योंकि देखो इसमें करंट निकल रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अपवर्ड में होगा। अब राइट हैंड पाम रूल से देखिएगा डायरेक्शन की जो फिंगर है उनकी डायरेक्शन हमने कैसे कर दी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दी। थंब है वो करंट की डायरेक्शन में, तो जो पाम है उसका परपेंडिकुलर किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यानी यहां से हम क्या निकालेंगे, F12, यानी F12 और F21 एक दूसरे की तरफ है, यानी इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो ये ध्यान रखें, अगर दोनों वायर के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट है, चाहे वो अपवर्ड में हो, सर क्लियर इमेज नहीं आ रही, ठीक है एक मिनट देखिएगा। अगर दोनों वायर के बीच में जो फोर्स है वो से अट्रैक्टिव होगा, कब, जब अगर दोनों वायर या तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो करंट, या दोनों वायर में करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि कब अट्रैक्टिव नेचर का होगा फोर्स। क्लियर हुआ कि नहीं, फोर्स की डायरेक्शन चाहे तो आप फ्लेमिंग से भी निकाल सकते हैं। देखो फ्लेमिंग से कैसे निकालेंगे, ये थंब है, ये फोर्स कब बताएगा, जब सेंटर को करंट में कीजिए, ये करंट हो गया, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो देखिएगा ये थंब किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर देखिएगा करंट है इस तरह से, तो ये थंब किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। तब भी दोनों केस में क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यानी वो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है जब किसी भी दो कंडक्टर वायर के बीच में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो बताइए जल्दी से एक बार, समझ में आया कि नहीं। सोनू साफ नहीं आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्लीन आ रही होगी, दिख रहा है कि नहीं सभी को साफ। और जल्दी से बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे और वो अट्रैक्टिव नेचर का क्यों होगा। जल्दी से मैसेज कीजिए, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, टाइम हो गया है।